Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. कल संडे था और संडे को हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर डिस्कस किए थे जिसमें पूरे वीक के हम लोगों ने टॉप 80 एमसीक्यू देखे थे। साथ ही साथ हम लोगों ने पूरे वीक के वन लाइनर्स को कवर किया था। आई होप आपने उस सेशन को देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। स्पेशली आप लोगों के रिवीजन के लिए वीकली सेशंस को अरेंज किया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा जो बैंकिंग एस्पिरेंट है उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है आपका जुलाई मंथ का कंप्लीट बैंकिंग करंट अफेयर्स। तो आज या फिर कल मैं डेफिनेटली वो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर दूंगी आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का जुलाई मंथ का कंप्लीट बैंकिंग करंट अफेयर्स वहां से रेडी हो जाएगा। क्लियर है? सो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज हमें 2 से लेके 4 अगस्त तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो देखने हैं। आज के करंट अफेयर्स की पता है खास बात क्या है? यहाँ पर आज हम जो भी अपॉइंटमेंट पढ़ने वाले हैं, यहाँ से 100% आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एग्जाम में। क्योंकि आज हमें बात करनी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के कौन डायरेक्टर बन चुके हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर के किसे डायरेक्टर बनाया है। हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के वाइस चीफ के बारे में। तो ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, साथ ही साथ पहली महिला जो कि डायरेक्टर बनी है आरपीएफ की, उनके ऊपर बात करनी है। तो आपने जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस को देखा होगा, क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, तो जो फर्स्ट लेडी होती है स्पेशली किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर हो गई, या कुछ भी पहली महिला जो होती है, जैसे कि सोमा मंडल से क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, राइट? तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आज की अपॉइंटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पर्सन को हम देखेंगे, नेशनल अवार्ड को हम देखेंगे। इसके अलावा 2 गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं विद एमसीक्यूज। ओके? एंड वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहली बात, ये जो पूरा वीक होता है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में, डेफिनेटली फ्रेंडशिप डे आता है इसके बीच में, और भी कई फेस्टिवल्स आ जाते हैं, लेकिन लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक आपको 1 अगस्त से 7 अगस्त तक देखने को मिलता है और 120 कंट्रीज में इसे मनाया जाता है। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चों के विकास के लिए, उनके मेंटल ग्रोथ के लिए, उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में अवेयरनेस दिलाना। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम आपको देखने को मिल जाएगी प्रियोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। ये आपको थीम देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन। तो पहली पर्सन है जिनका नाम है सोनाली मिश्रा। ठीक है, ये कौन है भाई? सोनाली मिश्रा है, एक इंपॉर्टेंट नेम आपको मिल जाएगा। सोनाली मिश्रा अपॉइंटेड फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको हम आरपीएफ कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बन गई हैं? सोनाली मिश्रा बन गई हैं। रिसेंटली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे और ये फैसला लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा कि पहली महिला आरपीएफ की डायरेक्टर जनरल आपको सोनाली मिश्रा देखने को मिलेंगी। आरपीएफ की 143 ईयर के इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार कोई महिला है जो कि डायरेक्टर जनरल बन रही है। ठीक, कितनी चीजें, इनका जो टेन्योर होगा वो 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 31 अक्टूबर 2026 तक। और किसको रिप्लेस कर रही हैं? तो ये रिप्लेस कर रही हैं मनोज यादव जी को, जो कि डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिल रहे थे आरपीएफ के, लेकिन इनका टेन्योर 31 जुलाई को खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है कि आरपीएफ की पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल कौन है? सोनाली मिश्रा। ठीक है, सोनाली मिश्रा का नाम नहीं भूलना है, किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। ठीक है, अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है संजय, संजय वात्स्यन। ठीक है, वाइस एडमिरल संजय वात्सन एज्यूम चार्ज एज अ 47 नेवी वाइस चीफ। ठीक है, हम यहाँ पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होता है और उनके नीचे होते हैं वाइस चीफ। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, जो कि 26 नंबर के चीफ ऑफ इंडियन नेवी है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं नेवी वाइस चीफ के बारे में। तो 47 नंबर के नेवी वाइस चीफ कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा संजय वात्स्यन। क्या नाम है इनका? संजय वात्स्यन आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका है नौसेना में अपने प्रदर्शन को करने के लिए। गैलेंट्री अवार्ड भी इनको मिल चुका है, मतलब वीरता पुरस्कार। अच्छा, ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं कृष्णा स्वामीनाथन को।
ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है कि 47th नंबर के नेवी वाइस चीफ कौन है, संजय वात्स्यन है, और आपके जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो कौन है, उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म स्टार हैं जिनको अभी रिसेंटली नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं। तो 71st नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इस साल टोटल 332 एंट्रीज थी, मतलब फीचर और नॉन फीचर फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म सभी को मिला के 332 एंट्री आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिल्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो फिल्म अवार्ड के सिलेक्शन के लिए कि कौन से पर्सन को अवार्ड दिया जाएगा, नेशनल अवार्ड दिया जाएगा, उसके लिए एक जूरी बनाई जाती है। तो यहाँ पे आशुतोष गायकवाड़ वॉज द चेयरमैन ऑफ फीचर फिल्म जूरी। तो जूरी के चेयरमैन कौन थे, आशुतोष गायकवाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, इस बात को याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। सबसे पहली बात, जवान फिल्म। जवान फिल्म में एक्टर कौन थे, शाहरुख खान थे। तो शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है और ये इनका पहला पहला नेशनल फिल्म अवार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो शाहरुख खान का ये पहला नेशनल अवार्ड है और इनको इसकी मूवी जवान के लिए दिया गया है। इसके अलावा विक्रम मैसी ने 12 फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इन्हें भी नेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया है। तो बेस्ट एक्टर के लिए जवान फिल्म के हीरो शाहरुख खान और 12th फेल के लिए विक्रम मैसी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। ना बात करते हैं रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी को इनका पहला नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में, फीचर फिल्म में, इनकी परफॉर्मेंस के लिए मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, तो हमने दो इंपॉर्टेंट अवार्ड देख लिए हैं। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है, तो 12 फेल है और इसके डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी डायरेक्टर होते हैं और प्रोड्यूसर होते हैं उनको 3-3 लाख रुपए कैश प्राइज मनी दिया जाता है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट, ये अवार्ड दिया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और इसके डायरेक्टर आपको करण जौहर देखने को मिलेंगे। बेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो बेस्ट डायरेक्शन के लिए दिया गया है किसको, सुदीप्तो सेन को। इनकी जो मूवी है उसका नाम है केरला स्टोरी। ठीक है, बेस्ट एक्टर हमने देख लिया, शाहरुख खान और विक्रम मैसी हैं। ठीक है, 2-2 लाख रुपए इसमें प्राइज मनी दिया जाता है। फिर बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी हमने देख ली है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट नॉन फीचर फिल्म। फीचर फिल्म में हमने देख लिया 12th फेल है। अब यहाँ पे नॉन फीचर फिल्म में आपको दिख जाएगा फ्लावरिंग मैन, इसके डायरेक्टर है सौम्यजीत घोष। ठीक है, फिर बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स, ये दिया गया है उत्पल दत्ता अस्मी मूवी के लिए। और बेस्ट फिल्म इन द एवीजीसी मतलब एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक के लिए किसे दिया है, हनुमान को दिया है। ठीक है, तेलुगु में डायरेक्टर कौन है, प्रशांत वर्मा आपको मिल जाएंगे। तो ये हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, अब 332 एंट्री है, कितने सारे अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में दिए गए होंगे, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपके लिए कवर कर दी है। पहले आप इनको याद करो, और फिर अगर टाइम मिलता है और कैपेसिटी है ज्यादा याद करने की तो बहुत लंबी लिस्ट है, पीआईबी आप उठा लेना, वहां पे आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं इफ्को के बारे में। ठीक है, इफ्को, इफ्को का मतलब होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। इफ्को के बोर्ड ने केजे पटेल को सिलेक्ट किया है एज अ न्यू एमडी। तो यहाँ पर नए मैनेजिंग डायरेक्टर इफ्को के कौन बन चुके हैं, केजे पटेल बन चुके हैं, और इन्होंने यूएस अवस्थी को रिप्लेस किया है क्योंकि क्योंकि उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था। इफ्को के चेयरमैन कौन है, तो दिलीप सांघनी आपको इफ्को के चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे, और मैनेजिंग डायरेक्टर है केजे पटेल। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया विंस ब्रोंज एट 2025 वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप। 13 सालों के बाद, 13 ईयर के गैप के बाद अब पहली बार भारत की जो टीम है, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम टीम की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप में भारत की टीम को ब्रोंज मेडल मिला है। इसके अलावा अनाहत सिंह, हम सभी को पता है, हमारे देश के एक जानी मानी स्क्वॉश प्लेयर हैं, इनको भी विमेन सिंगल कैटेगरी में ब्रोंज मेडल मिला है। ठीक है, तो हमारी जो टीम है स्क्वॉश टीम, उसको भी ब्रोंज मेडल मिला है। अनाहत सिंह को भी इंडिविजुअल कैटेगरी में ब्रोंज मेडल मिला है। ये टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था, ये टूर्नामेंट इजिप्ट में हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही थी, तो इजिप्ट में आपको देखने को मिली थी। 13 सालों के बाद भारत की टीम को ये मेडल मिल रहा है। 2012 का जो एडिशन हुआ था उसमें भारत की टीम को लास्ट टाइम मेडल मिला था।
ना बात करते हैं वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के बारे में। इस चैंपियनशिप की शुरुआत 1980 में हुई थी और पहली बार जो वीमेन चैंपियनशिप थी वो 1981 में कनाडा में खेली गई थी। पहले हर 2 साल के इंटरवल के बाद मेंस एंड वीमेन्स चैंपियनशिप को खेला जाता था, लेकिन 2010 से एनुअली आपको ये इवेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह के बारे में। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। हम बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह जी के बारे में और ये हमारे इंडियन आर्मी के वाइस चीफ बन चुके हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी के वाइस चीफ या वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बना है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं और ये सक्सीड कर रहा है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को। अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने अपने टेन्योर में कई सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं, जैसे कि ऑपरेशन पवन जो इंडिया और श्रीलंका के बीच का, मतलब इंडिया ने एक मिलिट्री ऑपरेशन किया था अगेंस्ट श्रीलंका 1980s में। फिर ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर का जो ऑपरेशन था। ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। ऑपरेशन ऑर्किड ये भी आपके किस लिए था? नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड लद्दाख में 2020 में किया गया था। तो ये सभी ऑपरेशन इन्होंने कंडक्ट किए थे। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट पुष्पेंद्र सिंह जो है वो 48 नंबर के वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ बन चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अलग होते हैं, वैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अलग होते हैं। तो जो करेंट चीफ है आर्मी स्टाफ के वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, जो कि 30th नंबर के आर्मी चीफ हैं। और यहाँ पे वाइस चीफ आपको मिल जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स बना सकते हो पीडीएफ को डाउनलोड करके। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे क्लास ओवर होने के बाद। एंड टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, आप वहां से इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और नोट्स बना लेना। है ना, सिंगल लाइन के फॉर्म में आप नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको। ठीक है, चलिए अब एक और छोटी सी बात आप लोगों से पूछनी थी कि कितने लोग चाहते हैं कि हम वन लाइनर्स को ऐड ऑन करें। मतलब कल लास्ट क्लास में, लास्ट करंट अफेयर्स में हमने जो भी करंट अफेयर्स सीखे थे उनको वन लाइनर के फॉर्मेट में अगले दिन ऐड ऑन किया जाना चाहिए रिवीजन के लिए। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे आने वाले सेशंस में हम वन लाइनर्स को ऐड ऑन कर लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वाइस एडमिरल मनीष चड्डा, ये मनीष चड्डा जी हैं। अब आप लोग ने इंडियन नेवल एकेडमी के बारे में सुना होगा। 2009 में इंडियन नेवल एकेडमी का फॉर्मेशन हुआ था। हमारे जो इंडियन नेवल पर्सनल्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इंडियन नेवल एकेडमी बनाई गई है। ठीक है, तो इंडियन नेवल एकेडमी के कमांडेंट कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा मनीष चड्डा बन चुके हैं। कहाँ पर है ये एकेडमी? ये एकेडमी आपको एजीमाला में देखने को मिलेगी और इन्होंने CR प्रवीण नायर को सक्सीड किया है। ठीक, चलिए नाउ बात करते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भारत की फुटबॉल जो सीनियर मेंस फुटबॉल टीम है उसके नए कोच को अपॉइंट किया है, जिनका नाम है खालिद जमील। ये खालिद जमील है जो इंडिया की फुटबॉल टीम के आपको कोच देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने रिसेंटली खालिद जमील को अपॉइंट किया है एज अ हेड कोच ऑफ सीनियर मेंस इंडियन नेशनल टीम का। ठीक है, डन। और ये जो रिकमेंडेशन है, मतलब अपॉइंटमेंट किसने दी है? रिकमेंडेशन ऑफ टेक्निकल कमिटी चेयर्ड बाय IM विजयन, पद्मश्री अवार्डी एंड अर्जुन अवार्डी। तो टेक्निकल कमिटी एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने रिकमेंडेशन किया था, इनका नाम खालिद जमील, और इनको सीनियर मेंस फुटबॉल टीम का नया हेड कोच बनाया गया है। इनके टेन्योर की शुरुआत 29 अगस्त से होगी, जब नेशनल कप की शुरुआत तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से की जाएगी। इसके पहले ये जमशेदपुर जो फुटबॉल क्लब है उसके भी हेड कोच रह चुके हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो कल्याण चौबे आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के बारे में। सॉरी, कहाँ पर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो श्रीहरिकोटा में, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम में है, इसके नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर ए राजा रंजन। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो सीनियर साइंटिस्ट है इसरो के ये। ठीक है, सीनियर साइंटिस्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर ए राजा राजन, और इन्हें नया डायरेक्टर बनाया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। इसके पहले ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में डायरेक्टर थे। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के डायरेक्टर हैं उनको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का डायरेक्टर बना दिया गया है।
और इन्होंने डॉक्टर एस उन्नी कृष्ण नायर को सक्सीड करने का काम किया है। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राजा राजन के बारे में, तो जो विक्रम एस बना था इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट, इसमें इन्होंने की रोल प्ले किया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो इसरो के अंदर काम करता है, तिरुवनंतपुरम केरला में लोकेटेड है। और ये इंडिया के जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं जैसे कि पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, इनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और इसका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे रखा है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। अब सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के बारे में बात कर लेते हैं। इसके डायरेक्टर बनाए हैं पद्म कुमार ईएस। ये पद्म कुमार ईएस है जो कि डायरेक्टर बन चुके हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर के। और इन्होंने किसे सक्सीड किया है? इन्होंने डॉक्टर ए राजा राजन को सक्सीड किया है, क्योंकि वो डायरेक्टर बन चुके हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के। बात समझ में आ गई है? तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दोनों ही हमारे देश के इंपॉर्टेंट इसरो के ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हमारे डेवलपमेंट और इनोवेशन वर्क होते हैं। चलिए, अब 2-3 बुक्स हैं और उसके बाद एक ऑबिचुरी है, वो हम देख लेते हैं। तो एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत की थी, इनकी बायोग्राफी जो है आने वाले समय में रिलीज होने वाली है। और बायोग्राफी का नाम होगा द मैन हु फेड इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए द मैन हु फेड इंडिया किसकी बायोग्राफी है, आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की है। और इस बुक के ऑथर कौन है? आंसर हो जाएगा प्रियंबदा जयकुमार। प्रियंबदा जयकुमार आपको ऑथर मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, एक और बुक है, वाटर बॉडीज इनसाइड टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। मतलब टाइगर रिजर्व के अंदर भी तो वाटर बॉडीज होती है, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, करेक्ट है ना? तो वाटर बॉडीज इनसाइड टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया वॉल्यूम 3 रिलीज हो रहा है। और इसको लिखा है, इसके ऑथर है भरत लाल एंड एसपी यादव। कौन है? एसपी यादव है एंड भरत लाल है, ठीक है? एंड भरत लाल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इंडियाज डिफरेंट स्ट्रोक या सर इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक 1998 टू 2014। 1998 से लेकर 2014 तक हमारे देश के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे और उन्होंने जो भी हमारे देश में काम किया है, वो सारी बुक कंपाइलेशन इस बुक में किया गया है। और इसके ऑथर है ए के भट्टाचार्य। कौन है? ए के भट्टाचार्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमने डिस्कस की। ना बात कर लेते हैं आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन के बारे में, जिनका नाम है टी.एन. मनोहरन। इनका निधन हो गया, ही पास्ड अवे रिसेंटली। इन्हें बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में अपनी सेवाएं देने के कारण पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है? तो टी.एन. मनोहरन, द चेयरमैन ऑफ आईडीबीआई बैंक, पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है? इसके अलावा ये कैनरा बैंक के भी चेयरमैन रह चुके हैं 2015 से 2020 के बीच में। इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसके भी प्रेसिडेंट 2006 से 2007 के बीच में रहे हैं, ठीक है? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। तो आपने देखा कि आज हमने जो इंपॉर्टेंट पर्सन देखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग ने आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल पे बात कर ली। आज हम लोगों ने अपने इंडियन आर्मी के वाइस चीफ, इंडियन नेवी के वाइस चीफ के ऊपर बात कर ली है। हम लोग ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और सतीश धवन स्पेस सेंटर के डायरेक्टर्स के बारे में बात कर ली है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको याद रखना है, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि लास्ट 6 मंथ के आपको करंट अफेयर्स देखने हैं, तो लास्ट 6 मंथ जनवरी से लेकर जून तक जो भी इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज थी, जो भी इंपॉर्टेंट डेथ्स थी, वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं। और ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और लास्ट 6 मंथ की मैगजीन भी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। साथ ही साथ जुलाई मंथ की भी जो हमारी एमसीक्यू और वन लाइनर मैगजीन होती है वो अवेलेबल हो चुकी है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलो फर्दर डिस्कशन करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। नेक्स्ट है सेंटर अप्रूव 2000 करोड़ रुपी स्कीम, ठीक है? 2000 करोड़ रुपी स्कीम फॉर व्हाट? फॉर डेवलपमेंट, या फिर एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है? एनसीडीसी के लिए 2000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन एज अ ग्रांट। एज अ ग्रांट मतलब जब इनके पास पैसे होंगे तब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है? यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has approved central sector scheme
grant in aid to National Cooperative Development Corporation with outlay of 2000 करोड़ रुपीस। 2025-26 से 2028-29 तक के लिए ये अलॉटमेंट है। तो 2025-26 से 2028-29 तक एनसीडीसी को भारत सरकार 2000 करोड़ रुपए का ग्रांट दे रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर बाद में ये रिटर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीजें डन। नेक्स्ट, अब फंक्शन की बात कर लेते हैं कि एनसीडीसी करता क्या है। तो एनसीडीसी जो है वो हमारे जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स होते हैं कंट्री के, चाहे वो नेशनल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन हो, तो उन्हें लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। लोन प्रोवाइड करता है, कैपिटल प्रोवाइड करने का काम करता है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। 1963 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर काम करता है। ना बात कर लेते हैं पीएम मित्र, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड एक स्कीम है। आप लोग ने पीएम मित्र पार्क के बारे में पहले भी सुना होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली 7 लोकेशंस को फाइनलाइज कर दिया है जहां पर पीएम मित्र पार्क के अंदर, मतलब जहां पे पीएम मित्र पार्क को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज्ड सेटिंग अप पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। तो यहाँ पे मित्र का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। मित्र का मतलब है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। इसकी जो 7 साइट्स है उनको फाइनलाइज कर दिया है। तो आपको ये 7 साइट्स याद रखनी है। सबसे पहली साइट है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के वृद्धनगर में। अगली साइट जो आती है वो तेलंगाना स्टेट में वारंगल में है, गुजरात के नवसारी में है, कर्नाटका के कालबर्गी में है, एमपी के धार में है, यूपी के लखनऊ में और महाराष्ट्र के अमरावती में। तो ये आपके 7 स्टेट हैं और 7 साइट्स हैं जिनको फाइनलाइज किया गया है, जहां पे पीएम मित्र पार्क को सेटअप किया जाएगा आने वाले 7 इयर्स में। मतलब अप टू 27-28 2027-28 तक के लिए जो बजट है इन पीएम मित्र पार्क को सेटअप करने के लिए, वो 4445 करोड़ रुपीस आपको मिल जाएगा। इन पीएम मित्र पार्क की मदद से 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जाएगा और 20 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगी, ठीक है। तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, जो पीएम मित्र पार्क स्कीम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है, 2021 की स्कीम है। इंडिया की टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए ये टेक्सटाइल पार्क को सेटअप किया जा रहा है, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 15th कॉप टू रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड 2025 एंड्स इन जिम्बाब्वे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब कॉप रामसर कन्वेंशन मीटिंग 15th नंबर की रामसर कन्वेंशन कॉप मीटिंग कहाँ पर हुई थी? जिम्बाब्वे में हुई थी। याद कीजिए जो क्लाइमेट चेंज, जो आपकी क्लाइमेट चेंज पे आपकी जो मीटिंग होने वाली है कॉप की 33 नंबर की मीटिंग 2028 में, उसको इंडिया होस्ट करेगा। ये बात भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में सिखाई है। तो 15th नंबर की जो कॉप मीटिंग है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड पे, वो 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में जिम्बाब्वे में कंडक्ट हुई है। और हर 3 साल में ये मीटिंग होती है। जो 14th नंबर की मीटिंग हुई थी ना 2022 में हुई थी और वुहान चाइना में हुई थी। और ये 2015वें नंबर की जो मीटिंग है 2025 में जिम्बाब्वे में हुई है। रामसर कन्वेंशन की जो मीटिंग है रामसर सेक्रेटरीट के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया था? भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। अब इसकी थीम क्या थी? तो जो कॉप 15 मीटिंग हुई है रामसर कन्वेंशन पे, इसकी जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। भारत ने रामसर कन्वेंशन को 1982 में ज्वाइन करने का काम किया था। ये जो रामसर कन्वेंशन है वो 1971 में रेडी हुआ था ईरान के एक शहर रामसर में, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और 2 फरवरी को हम रामसर डे या वेटलैंड डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ये जो रामसर कन्वेंशन है ये 1975 से इफेक्ट में आया है और भारत ने 1982 में इसे ज्वाइन किया है। और ये क्वेश्चन बन चुका है, आप चाहो तो पिछले 5 साल के पीवाईक्यू उठा के देख लो, एसएससी में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है GRSC डिलीवर फ्रिगेट हिमगिरी कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट 17A टू नेवी। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 17A के बारे में। तो प्रोजेक्ट 17A मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक प्रोजेक्ट है फॉर इंडियन नेवी। किसके लिए है ये? इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। इसके अंदर 7, इसके अंदर कितनी 7 शिप्स को इंडिजीनियसली बिल्ड करना है और इन फ्रिगेट्स को या इन शिप्स को नीलगिरी क्लास कहा जाता है।
तो नीलगिरी क्लास के अंदर हम 7 शिप तैयार कर रहे हैं, इसे ही प्रोजेक्ट 17A कहा जाता है। इनमें से जो 4 शिप हैं, नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी, इनको मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड तैयार कर रहा है। और रिमेनिंग जो 3 हैं, हिमगिरी, द्रोणागिरी और विंध्यगिरी, इनको GRSC डेवलप कर रहा है। बात समझ में आई? टोटल 7 शिप है, 4 कर रहा है MDL और 3 कर रहा है GRSC। तो यहाँ पे जो हिमगिरी है, इसे तैयार किसने किया है? GRSC, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर ने तैयार किया है और रिसेंटली इसे इंडियन नेवी में कमीशन करने का काम किया गया है। GRSC के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका फॉर्मेशन 1884 में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, फिर 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और इसका नाम कर दिया गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है। 2006 में इसको मिनी रत्न कैटेगरी में शामिल किया गया था। चलिए, अब पंजाब में हमेशा से एक कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स या हेरिटेज स्पोर्ट्स होते हुए आए हैं, जैसे कि बुल कार्ट रेस, जहाँ पे बैलों को दौड़ाया जाता है, डॉग रेस, हॉर्स रेस, पिजन रेस मतलब कबूतर की दौड़। तो ये सभी रेस होते आ रही हैं, लेकिन इस पे एलिगेशंस लगाए गए थे कि यहाँ पे जानवरों के साथ थोड़ा सा क्रूरता की जाती है, क्रूरता की जाती है, तो इसलिए इसे बैन कर दिया था 1997 में। लेकिन अब यहाँ पे पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, इन्होंने कहा है कि हम वापस से इसे स्टार्ट कर रहे हैं और इस बात का पंजाब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करती है किसी भी एनिमल के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा। तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो मतलब जो बैन था 28 ईयर्स पहले जो बैन लगाया था, उसको लिफ्ट कर दिया है। और जो हेरिटेज स्पोर्ट्स है लाइक आपका बुलॉक कार्ट रेस, डॉग रेस, हॉर्स रेस, पिजन रेस, इसको वापस से रिज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टाइफून कोमे रिसेंटली हिट विच कंट्री। तो आपको पता है कि अभी जो आपका रशिया का एरिया है, जो पेनिनसुला एरिया है, ठीक है, वहां पर अर्थक्वेक आया था। ठीक है, अर्थक्वेक के बाद सुनामी अलर्ट इशू किए गए और अब यहाँ पे एक टाइफून भी जनरेट हुआ है, जिसका इफेक्ट आपको चाइना में देखने को मिल रहा है। तो टाइफून कोमे कहाँ पर हिट करा है? आंसर हो जाएगा चाइना में है। ठीक है, तो चाइना फेस टाइफून कोमे एंड सुनामी थ्रेट फ्रॉम द 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक नियर रशिया कमचटका पेनिनसुला। ठीक है, डन। संगाई में हिट करने का काम किया है। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ कौन बने हैं? अभी मैंने बताया, पुष्पेंद्र सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल सोनाली मिश्रा हैं। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई हैं स्ट्रेटजी कैटेगरी में। फिर यहाँ पे आप 18 कमांडेंट इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। MS धोनी को रिसेंटली किस इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो MS धोनी को रिसेंटली एको का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। Which platform was recently added by the Australia to the list of banned social media platform for children under 16? तो 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कहा है वो यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर सकते, यूट्यूब को बैन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज लॉन्च द हर घर फाइबर इनिशिएटिव। मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, गुड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए वो कौन सा राज्य है जिसने हर घर फाइबर इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो ये राज्य है गोवा स्टेट। कौन सा स्टेट है ये? ऑप्शन नंबर डी, इट इज गोवा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। SSB सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद, संजय सिंघल, कृष्णा स्वामीनाथन या NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।